नमस्कार देवभूमि, नमस्कार उत्तराखंड। यू आर लिसनिंग 88.4 FM पंचशूल पल्स, हिल से दिल तक। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद है व्यास घाटी के एक प्रमुख और एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व श्रीमती विमला गुंजियाल जी, जो इस वक्त ग्राम गुंजी की प्रधान है और उसी के साथ साथ ही उत्तराखंड पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। कई दशकों तक जनसेवा करने के बाद आज अपने जन्म स्थान वापस लौटकर अपने गाँव और अपने व्यास घाटी के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंचशूल पल्स में। थैंक यू ऋषि। कैसे मैम आप? बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैम, आपका एक हमने औपचारिक सा परिचय तो दे दिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो हमारी ऑडियंस है वो आपको अपनी जुबानी जाने। सो मैम, प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू ऋषि। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया पंचशूल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने उस प्लेस को चूज़ किया है जो हमारे गुंजी ग्राम में ही स्थित देवभूमि, और उसमें भी जो है हमारा काली माता मंदिर, और इस जगह पे आके आप लोगों से रूबरू होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैम, आपने उत्तराखंड पुलिस में एक काफ़ी सफल और एक गौरवशाली सेवा जीवन व्यतीत किया है, और रिटायरमेंट के बाद आपको गुंजी गांव आके प्रधान बनने के लिए किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रेरित किया? ऋषि, मेरी लगभग जो है अगर 60 साल में मैं रिटायर हुई हूँ तो उसमें से लगभग 35-36 साल मैंने जो है सरकारी सेवा में अपनी सेवा दी है। और मैं जब जॉब में आई थी तो यूपी और उत्तराखंड एक ही स्टेट हुआ करता था। तो उसी दौरान जो है स्टेट अलग होने के बाद मैंने बिना सोचे समझे, क्योंकि मैं उत्तराखंड की रहने वाली थी और उत्तराखंड में भी डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ जो सबसे इंटीरियर स्टेट ज़िला है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने स्टेट में ही वापस आऊं तो यहीं सेवा दूं। तो यहाँ आने के बाद फिर लगातार मैंने जो है 2000 में जब हम लोग का स्टेट अलग हुआ था, और उसके बाद फिर विभिन्न जगह पे, विभिन्न जनपदों में, विभिन्न विभागों में, क्योंकि आपको शायद जानकारी है या नहीं है, जब हम पुलिस में सेवा करते हैं तो नॉर्मली यूनिफॉर्म सर्विस को ही लोग पुलिस समझते हैं जो फील्ड में रहता है, लेकिन पुलिस विभाग में हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी है, चाहे वो PAC हो, CID हो, इंटेलिजेंस हो, विजिलेंस हो, तो ऐसे ही कई डिपार्टमेंट हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग पदों में रहते हुए हमने सेवा दी। और आफ्टर रिटायरमेंट जब मैं लास्ट ईयर मई 65 में 2065 में जब मैं रिटायर होके गांव आई थी, ये गांव भी नहीं आई थी, मैं रिटायरमेंट के टाइम पे देहरादून में ही थी। तो लेकिन ये था कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे अपने गाँव ही जाना है ना। तो गांव में जो अभी तक हम लोग जॉब में रहते हुए अपना कई चीज़ें छूटी रहती है, चाहे अपना घर हो, अपने जो है खेत है, अपने लोग हैं, अपने गांववासी हैं, अपने पूजा स्थल है, हर तरीके से जो हम भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहते हैं, तो यहाँ आने का था। ये इत्तेफाक है कि मैंने एज ए ग्राम प्रधान के रूप में मुझे सेवा करने का मौका मिला। वो एक ईश्वर की कृपा, और मेरे गांव वाले, गुंजी गांव के जो मेरे सभी लोग हैं, उन लोगों का विशेष एक आशीर्वाद समझ लीजिएगा कि उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप एज ए जो है ग्राम प्रधान के रूप में काम करें। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि एज ए ग्राम प्रधान मैं गुंजी में आके रहूँगी, लेकिन जो भाग्य में लिखा होता है, ईश्वर ने जो लिखा हुआ है वो प्राप्त होता है, ये मैंने समझा है। मैंने पहले भी ये चीज़ को महसूस किया है, जो आपको आपके भाग्य में जो है वो मिलेगा। और आफ्टर रिटायरमेंट जब मैं मई में रिटायर हुई थी, तो आप इत्तेफाक सोचिए कि मई में मेरा रिटायरमेंट होना और जून में जो है इलेक्शन के जो है सुगबुगाहट शुरू होना, और जुलाई के बाद फिर आपका जो है एज ए प्रधान आना, ये ऊपर वाले की कृपा से और मेरे अपनों के आशीर्वाद से संभव है। मैम, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो गुंजी है, व्यास घाटी है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि जो हमारा अगस्त का जो महीना है, इसमें कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल है जो यहाँ पे अभी सेलिब्रेट होने वाले हैं और जो यहाँ की संस्कृति को दिखाते हैं? ऋषि, हम लोग देवभूमि में रहते हैं, और ख़ासकर जब हम भोटिया कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग बिल्कुल दिखावा में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग एज ए पत्थर को, प्रकृति को, नदी को, पानी को, नेचर को, मतलब बहुत दिल से हम लोग सम्मान करते हैं, और इसी के एक अलग अलग रूप में हम लोग उसकी पूजा भी करते हैं। और उसको चाहे पत्थर को शिवलिंग का नाम दे दीजिए, नदी को जो है अलग अलग तरीके से, तो हम इस तरीके से हमारी पूजा होती है। और जो अगस्त का महीना है, अगस्त का महीना खासकर हमारे व्यास वैली के लिए पूरा पूजा पाठ का ही जो है एक त्यौहार का सीज़न होता है। और
कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष वाला जो पीरियड होता है, क्योंकि हम लोग हिंदी माइथोलॉजी में आप लोग विश्वास करते होंगे तो देखते होंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो हम लोगों का जो शुक्ल पक्ष वाला पीरियड होता है मंथ का, तो वो पूरा पूजा पाठ से ही स्टार्ट होता है। और जहाँ तक अगस्त की बात है, अगस्त महीने में इस साल जो हमारा 2026 का वर्ष रहा है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुंजी गांव के हिसाब से कि इस वर्ष हम लोगों का 12 साल के बाद जो जुमली या सामा, जो हमारा पारंपरिक जो एक फेस्टिवल कहिए, एक परंपरा कहिए, तो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कहिए, तो उस चीज़ का एक आयोजन इस वर्ष ड्यू था, जिसको हम लोग अगर वर्ष के हिसाब से देखें तो हॉर्स ईयर कहते हैं, हॉर्स ईयर बोलते हैं, और हम लोग लोकल भाषा में रंगयन बोलते हैं। रंग मतलब कि घोड़ा, यन मतलब वर्ष, तो घोड़ा वर्ष। तो इस वर्ष में हर 12 साल में हम लोगों का ये वाला जो 12 साल के बाद का ओकेजन था वो था। तो इस अवसर पे हमारे सारे गांव वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जॉब की वजह से देश विदेश में अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में बच्चे फैमिली सेटल है, जॉब कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो है हमारा प्रयास ही रहता है, और इस साल विशेष रूप से पहले से ही हम लोगों ने सभी लोगों को अनुरोध किया था कि ऐसे वक्त पर सभी का अपने गांव में उपस्थित होना बहुत एक तरीके से अनिवार्य समझ लीजिए, अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा आना जो है आवश्यक है। तो स्वाभाविक रूप से लोग, आपने देखा होगा कि अगस्त का महीना वेदर के हिसाब से हमारा कितना चैलेंजिंग होता है, और अगर आप फोरकास्ट के हिसाब से देखिए और पूरा अगर इस ब्यास वैली के रोड के हिसाब से देखिए तो कितना मतलब चैलेंजिंग था, कितना रोड ब्लॉक रहा, कितना पत्थर गिर रहे थे। बावजूद इसके भी 8 तारीख को हमारा प्रोग्राम था, मेन फंक्शन था। 8 तारीख की रात तक लगभग 100-150 लोग गाँव लौट के आए, अपना दरवाज़ा खोला, और नेक्स्ट डे पूरी जो है अपने संस्कृति का सम्मान करते हुए पारंपरिक ड्रेस में प्रतिभाग किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों का जो अपने कल्चर के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति हम लोग समर्पित हैं, और सभी लोग अपने दिल से जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक ये सबसे बड़ा ओकेजन था इस साल का जुमली असामा। अगर मैं गुंजी वैली के हिसाब से कहूँ, उसके बाद फिर तुरंत हमारा वाइब्रेंट विलेज का जो है जो स्पोर्ट्स का कार्यक्रम था, वो स्पोर्ट्स का कार्यक्रम भी हमारा 8 और 9 को होते 10 से आपने देखा होगा कि वो स्पोर्ट्स का कार्यक्रम जिसको ITBP के सहयोग से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो आपने देखा होगा कि लगातार जो है हमारा मनीला का जो मैदान है खचाखच भरा हुआ है, लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ब्यास वैली के अलग अलग गाँवों से जो है स्पोर्ट्स की टीम आई हुई है। और सबसे बड़ी बात रिची कि इस वर्ष फुटबॉल का मैच भी रखा है। अच्छा। तो ये भी सबसे बड़ी बात है कि फुटबॉल का मैच फर्स्ट टाइम ब्यास वैली में आयोजित हुआ है। अदरवाइज़ फुटबॉल कहते ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता था, कहते कि नहीं फुटबॉल हम लोग नहीं खेल पाएंगे, लेकिन कुछ यूथ ने हमने कहा कि नहीं, जब स्पोर्ट्स आ रहा है तो हम लोग खेलेंगे। और कल का अगर आपने देखा होगा पूरे उत्साह से सारी गाँव की टीम थी और फुल जो है उन्होंने एंजॉय किया और लगातार स्पोर्ट्स चल रहा है। तो एक ये हो गया। और जैसे ही हमारा अभी कृष्ण पक्ष शुरू होगा तो वैसे ही हमारे गांव के सारे देवी देवताओं का पूजा शुरू हो जाएगा 14 तारीख के बाद। वो जो हमारा पारंपरिक तरीके से है, तो अलग अलग देवी देवताओं का उनका पूजा वाला पीरियड रहता है। तो कई दिन तक उस पूजा के दौरान हम लोगों का एक तरह से गांव में खेती बाड़ी और गाँव में मतलब एक तरह से प्रतिबंध होता है। शायद इसके पीछे रीज़न यही होगा कि जब हम अपने संस्कृति के प्रति, अपने पूजा के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति मतलब आराध्य देव के प्रति अपने समर्पित हैं, तो हम लोग तन मन धन से पूरी तरीके से समर्पित होकर अपने पूजा में फोकस करें। बाकी चीज़ों में होंगे तो फिर रोज़मर्रा की तरह वो चीज़ें थोड़ा सा उसमें उतना लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही वो बंदिश हो जाती है और सभी लोग अपना फोकस करके पूजा करते हैं। फिर लास्ट इसी अगस्त में ही हमारा रक्षाबंधन के टाइम पे हमारा पूरा ब्यास वैली का जो है, जो मनीला में ही ब्यास ऋषि देवता का मंदिर है, वहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 50 साल से ऊपर हो गए होंगे, तब से जो है पारंपरिक तरीके से हम लोग का मेला होता है। और उस मेले के दिन, रक्षाबंधन के दिन, सभी लोग आके मेले का आयोजन करते हैं। सभी अपने पारंपरिक ड्रेस में आते हैं, पूजा करते हैं,
वहाँ पे जो है दरचौ बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे एक बहुत जैसे सभी का धार्मिक पूजा करने का एक तरीका होता है, हमारे यहाँ पे भी दरचौ लाके उसको स्थापित किया जाता है। आप मंदिर में देखोगे तो अभी भी जो है बड़ा सा एक पेड़ का जो है वो मतलब खूब बड़ा सा पेड़ का जो है वो निशान टाइप का हमारे यहाँ पे रहता है, जिसको हमारे पारंपरिक यहाँ के बोली भाषा में हम लोग दरचौ बोलते हैं। और जब भी वो पूजा होती है तो हर इस ब्यास मेले के टाइम पे हमारे 5 गांवों का जो है कुटी से लेके कुटी, रोंगकंग, नाबी, नपलचू और गुंजी, तो उन लोगों का जो है हर वर्ष का एक बारी होती है कि इस साल जो है उसका आयोजन पूरा जिम्मेदारी कौन संभालेगा। तो ये जो 2026 का वर्ष है हमारे गुंजी वालों की बारी है कि हम लोगों को उस चीज़ को आयोजन करना है, और जो स्पोर्ट्स वगैरह के हैं उसको हमें आयोजित करना है। जब सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उन लोगों की भोजन वगैरह की भी व्यवस्था होगी। और जो दरचौ अभी मैंने कहा था उस चीज़ को भी स्थापित करने लाके मतलब जंगल से लाके उसको स्थापित करने की जिम्मेदारी भी हमारे गांव की होती है। तो अगस्त का महीना ऋषि आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारा फुल जो है पूरे ईश्वर के प्रति और पूरा त्योहार के प्रति अपनी पारंपरिक जो कल्चर है उसके प्रति समर्पित है। मैम अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगा कि जो हमारे भारतीय सीमा के पास जो हमारे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इनका भारतीय संस्कृति से और हमारी धार्मिक मान्यताओं से काफ़ी पुराना संबंध रहा है, और इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बता पाएंगे? ये मैंने पहले ही बताया था कि हमारे जितने भी पीक्स हैं हम लोग अलग अलग देवी देवताओं के नाम पर जो है उनकी आराधना करते हैं। आप अभी कुछ साल से जो हमारे यहाँ पे धार्मिक यात्रा स्टार्ट हुआ है, यद्यपि ये रूट जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं गुंजी हमारा सेंटर हुआ करता था और है भी अभी, चाहे वो व्यापार के हिसाब से हो और धार्मिक यात्रा के हिसाब से भी हो। कैलाश जो बड़ा कैलाश हम लोग जो है मानसरोवर के लिए जाते हैं तो इसी रास्ते से होके गुजरते थे। और एक ज़माने में तो धारचूला से मतलब तवा घाट से पैदल यात्रा हुआ करती थी। अब जब से रोड की सुविधा हुई है तो कम से कम हमारा जो है अब नावीडांग तक तो बाई रोड हमारे यात्री आते ही हैं। तो शुरू से ही ये परंपरागत ये रास्ता हुआ करता था, और साथ में तिब्बत यात्रा का भी ये मार्ग रहा है। और जहाँ तक हमारे लोकल पीक्स की बात है, आपने देखा होगा कि हमारे जो है छोटा कैलाश है ना, या आदि कैलाश जो कुटी में है, तो आदि कैलाश का महत्व आप लोग समझते हैं। खुद शिवजी भगवान के रूप में वहाँ पे जाके हम लोग उसकी आराधना करते हैं। और विगत 2-3 साल से आपने देखा होगा कि टूरिस्ट इतने ज़्यादा आने लगे हैं। और जब से हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ आदि कैलाश में, और वहाँ पे योगा डे भी मनाया था, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन भी हुआ था, तब से यहाँ की हमारे जो संस्कृति है, हमारे पीक्स है, हमारे नेचुरल ब्यूटी है, तो उस चीज़ का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। यद्यपि हम लोग तो पहले से ही अंतरात्मा से जुड़े हुए थे, लेकिन किसी भी चीज़ का जब तक आप लोगों तक कोई चीज़ प्रचार प्रसार नहीं होता तो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो माननीय पीएम साहब की वजह से हमारा पूरा उसका भारत देश क्या मतलब देश विदेश तक उसका प्रचार हुआ है। इसकी नेचुरल ब्यूटी कहिए, इसकी धार्मिक आस्था कहिए, और इसके चैलेंजेस कहिए। तो उस चीज़ को देखते हुए फिर इस साल अभी तक 2 महीने की जो यात्रा हुई है जून जुलाई, तो उसमें जो है मई जून में तो लगभग 50,000 यात्री हमारे इस एरिया को कवर कर चुके हैं, है ना। मैंने डाटा पढ़ा था उससे ज़्यादा ही है। हाँ, उससे ऊपर भी हो सकता है। सिर्फ 2 महीने का है। और 2 महीना हमारा बड़ा कैलाश यात्रा शुरू होता है, और साथ में हमारे रोड की स्थिति ख़राब होती है, तो उस वजह से एक तरह से कूलिंग पीरियड कहिए, ताकि वो लोग अपना जो है वो थोड़ा सा मौसम के हिसाब से वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। अब जैसे ही ये अगस्त का महीना जाएगा तो सितंबर अक्टूबर हमारी फिर यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी पीक्स आपने देखा हो कि छोटा कैलाश वो अपने भगवान शिव शंकर जी के उसमें है। हमारे गुंजी में भी आप देखते होंगे कि पूरा पीक से ही चारों तरफ पीक से वो है, तो उसमें भी अलग अलग देवी देवताओं के नाम से हम लोग जानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और साथ में जहाँ पे हम अभी जो है काला पानी में काली मंदिर जी के पास बैठे हुए हैं, इसी से आगे जाके ओम पर्वत जी का है, तो वो पीक में भी ओम पर्वत जी अपने ही जो है नेचुरल तरीके से। तो ये सारे जो पहाड़ हैं हमारे अलग अलग देवी देवताओं के रूप में हम लोग देखते भी हैं और हम उनकी पूजा भी करते हैं। मैम, गुंजी और व्यास घाटी के जो अन्य गांव भी हैं आस पड़ोस के, उनके कुछ परिवारों की भूमि नेपाल में भी रही है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? ऋषि, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग के जो पुरखे रहे हैं, पुरखे क्या मतलब हम लोग तो एज ए शादी होने के बाद बहू के रूप में हम लोग आए हैं।
लेकिन हमारे जो मतलब मेरी मदर इन लॉ कहिए या उनसे पहले की जो मदर इन लॉ मतलब दादी मदर इन लॉ कहिए, तो उन लोगों के पीरियड में हम लोगों का पूरा जो है धारचूला तो एक तरीके से खाली एक पड़ाव हुआ करता था, पड़ाव के रूप में ही था, जो आज के दिन तहसील के रूप में विकसित हो गया है और वहाँ हमारे घर हो गए हैं, लेकिन वो पड़ाव हुआ करता था। तो आधा पीरियड हम लोग पड़ाव से गुजर के गुंजी, नपलचू, मतलब जो भी हमारे ब्यास वैली के गांव हैं, चाहे कुटी हो, नपलचू हो, रोंगकंग हो, नाबी हो, गरब्यंग हो, बुदी हो, ये सारे 7 वैली जो है ये सारे माइग्रेट होके गर्मियों में गांव आते थे यहाँ पे ब्यास वैली में, और जैसे ही सर्दी शुरू होती थी तो माइग्रेट होके अपना धारचूला से फिर नेपाल जाने के बाद फिर अलग अलग गांव में वहाँ पे छेप्टा और तंगतंगती ऐसे कई एरिया है, वो जिसको आजकल शायद गोखलिया या कुछ नाम से शायद नेपाल में जानते हैं, बताते हैं कि वो काफ़ी डेवलप हो गया है। तो वहाँ पे अलग अलग जगह पे अपना जो है स्थापित हो जाते थे, वो हमारा गाँव था। वहाँ पे हमारे घर अभी भी खंडहर के रूप में, कुछ लोग अगर वहीं रहते हैं तो उन लोगों का घर भी है, खेती वगैरह, तो वहाँ पे माइग्रेट होके जाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूँगी, गुंजी आने के बाद भी अगर हम धारचूला से या वहाँ से माइग्रेट होके जब ब्यास वैली आते थे गर्मियों में, तो पूरा रूट हमारा जो है गरब्यांग के पास में जो सीतापुल है, सीतापुल से पार जाने के बाद नेपाल छांगरू होते हुए फिर यहाँ पे आपने कौवा इलाका देखा होगा, यहाँ मनीला के पास में जस्ट अपोजिट में काली नदी क्रॉस करते लेफ्ट साइड को बहुत बड़ा एरिया, जंगल, खेत, वो सब देखे होंगे। तो उस रूट से होके फिर गांव में आते थे, वो हमारा रूट था, पारंपरिक पैदल वाला रूट वो था। अभी जो हमारा नपलचू गरब्यांग वाला रास्ता है वो तो जब रोड बनी, रोड कटा, तब जाके इधर से हुआ है। और यहाँ आने के बाद हम लोग गुंजी वाले खासकर कौवा में जाके खेती करते थे, मतलब एक हफ्ता वहाँ जाके, वहाँ रह के, हमारे सारे जानवर वहाँ ले जाके वहाँ पे पूजा करते थे। और आज के दिन में भी हमारा जो देवी का स्थान है, मेन स्थान है, वहाँ पे है, वहाँ मंदिर है, वहाँ पे जाके हर महीने हम लोग पूजा करते हैं। और बुदी गांव का भी जो आप लोग देखोगे, बुदी में भी आपने ध्यान दिया होगा, बुदी जहाँ पे स्थापित है उसके जस्ट अपोजिट में नदी के क्रॉस में वहाँ पे एक तरह से एप्पल ऑर्चर्ड टाइप का होगा, वो भी बुदियाल लोगों का ही वो एरिया है। मैम, अंत में गुंजी और व्यास घाटी के भविष्य को लेकर आपके क्या दृष्टिकोण है आगे को लेके? ये शासन के मतलब जो विशेष रूप से हमारे एरिया को वाइब्रेंट विलेज के रूप में जो डिजिग्नेट किया है, इसकी वजह से हमारे एरिया का विकास में काफ़ी शासन का, प्रशासन का, भारत सरकार का, सभी का फोकस है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि बॉर्डर एरिया तक हमारे रोड की स्थिति, पहले सिर्फ रोड था, अब वो NH के रूप में जो है अभी तेज़ी से काम चल रहा है। मानती हूँ कि तवा घाट से लेके अभी बुदी से नीचे तक के रास्ते में बहुत चैलेंजिंग है, तो यदि वो जो उस रास्ते का ठीक से जो है उसका समाधान कर लिया जाए, उस चैलेंजेस को अगर एक बार समय से समाधान कर लेंगे, तो आने वाले समय में एज ए टूरिज़्म यहाँ बहुत तेज़ी से विकसित होगा। और जब से टूरिज़्म को हम लोगों ने प्रमोट किया है और होम स्टे को विशेष रूप से, हम लोगों का जो पारंपरिक अपने घर, एक समय में ऐसा भी था कि बड़े बड़े जो हमने अपने घर हमारे दादा पुरखों ने बनाया था, वो एक तरीके से अबेंडेंट वाली स्थिति में पहुंच गए थे। वो बात अलग है कि हम लोग के सभी लोग आते थे साल में एक बार आके अपने पूजा के टाइम पे, अगस्त के महीने में ही पूजा में के लिए आते थे, पैदल आते थे, पूजा करके फिर चले जाते थे। लेकिन साल भर फिर हम लोग उस घर को नहीं देख पाते थे, तो उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब से रोड की सुविधा हुई है और टूरिज्म के रूप में हुआ है और वाइब्रेंट विलेज के रूप में डिजिग्नेट किया है और होम स्टे को प्रमोट किया है, तब से मैं देख रही हूँ कि अब सब लोग अपना जो है रोजगार का अवसर यहीं देख रहे हैं, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी आज की डेट में नहीं मिल सकती है। और सरकारी नौकरी की बजाय अगर अपने व्यवसाय को अगर आदमी उतनी मेहनत से, तनभन से मेहनत करें, तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिल सकता है और कई चीज़ें, हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। जैसे आप प्लेन्स में जाते हो या किसी काम में जाते हो, किसी भी रोज़गार में, आपको सबसे पहले रहने की व्यवस्था करनी होती है, फिर वहाँ पर फिर आने जाने के लिए आपको जो है डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो आपकी जो तनख्वाह है वो तो आधी तो इन्हीं मतलब जद्दोजहद में चला जाता है। वहीं अगर आप अपने गांव में आओगे तो आपका रहने का घर है, आपके पास स्वच्छ पानी है, हवा है,
नेचर है, बहुत सारी चीज़ें। आपको नीचे देखोगे एसी वगैरह में ही आपको कितना लंबा लंबा बिल आ जाएगा, पानी का बिल, एसी का बिल, बिजली का बिल, बिल है ना, पेट्रोल का बिल। तो यहाँ पे कई चीज़ें ऐसे हैं जो आपके घर पे ही पैदावार हो जाएगा, साग सब्जी। तो इन सबको देखते हुए मैं देख रही हूँ कि रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ है और काफ़ी बच्चे यूथ आफ्टर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ पे अपना भविष्य देख रहे हैं और उन्होंने अपना रोज़गार स्टार्ट कर लिया है। और बहुत सारे हमारे रिटायर्ड पर्सन्स भी गांव की तरफ आके अपने गांव में, अपने खेती बाड़ी में, अपने घरों का रेनोवेशन में और अपने होम स्टे में, इन चीज़ों में फोकस कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि आने वाला समय हमारे व्यास वैली के लिए बहुत मतलब एक अच्छा सुनहरा अवसर है और अच्छा रहेगा। बस इस चीज़ में हमें, जब लोग ज़्यादा आते हैं तो उसके साथ कई चीज़ें हमारी कमियां भी आती है। पर्यावरण के साथ छेड़खानी होती है, आपका जो है ये जो कूड़ा निस्तारण का है उसको प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। जहाँ तहाँ जो है हमारी देवभूमि है, क्राउड अपना जो है अपने हिसाब से लोग, क्योंकि जब जनता आती है तो आधे लोग अपने धार्मिक आस्था के साथ आते हैं और आधे लोग जो है वो खाली एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। तो मेरा आपके रेडियो के माध्यम से, पंचसूल के माध्यम से सभी ऑडियंस से ये अनुरोध है कि अगर आप लोग देवभूमि में आते हो तो आप थोड़ी कठिनाइयों को, चैलेंज को आपको आत्मसात करके आना होगा। अगर आप 4 स्टार वाली सुविधा, शहरों की सुविधा के लिए आप यहाँ पे आओगे तो उन चीज़ों में कुछ कमी रहेगी। उदाहरण के लिए बरसात के टाइम पे हमारा जो बारिश होती है तो ग्लेशियर के साथ वो पानी भी मटमैला हो जाता है, तो उस पानी को पीते समय उतना फिल्ट्रेशन का तो है नहीं, तो वही पानी को इकट्ठा करते हैं, फिर छन्ने के बाद उसको पिया जाता है। और वैसे ही दूसरा जो है टॉयलेट का है, टॉयलेट के मतलब नीचे की तरह आपको बिल्कुल इंग्लिश टॉयलेट अटैच, वो यहाँ मतलब दिक्कत हो जाती है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। आपको ये मेंटली तैयार होकर आना पड़ेगा कि आप वाइब्रेंट विलेज की तरफ जा रहे हो, गांव की तरफ जा रहे हो, तो गांव का जो कल्चर है, गांव में जो फैसिलिटी है, आपको उसी के साथ एडजस्ट होना चाहिए, है ना। वैसे ही खाने पीने का भी लिमिटेड होगा कि आपको यहाँ वैरायटी नहीं मिलेगी, क्योंकि होम स्टे चलाते हैं तो होम स्टे में जो लेडी चला रही है या जो उसकी फैमिली चला रही है, तो मॉर्निंग से आपको गर्म पानी देने से लेके, नाश्ता देने से लेके, आपका बेडिंग ठीक करने से लेके, सारी चीज़ों में उन्हीं का योगदान रहता है। ऐसा नहीं कि उसका बहुत बड़ा तामझाम मैन पावर होता हो या उसके पास इतने सोर्स ऑफ इनकम होते हों कि आपको सारे फैसिलिटी देते हों। तो जितना आप मतलब इतने इंटीरियर में आते हो तो मेंटली प्रिपेयर होके आइए। तो ये मेरा विशेष रूप से अनुरोध है। और कचरा प्रबंधन वाला भी एक मेन इशू है, तो सभी लोगों को, सभी गांव वालों को, हम लोगों को इनिशिएट करके, और साथ में यहाँ पे कई आपने देखा हो कि सरकारी विभाग भी है, जैसे अभी पंचसूल आपका आर्मी का ही है, आर्मी का इतना बड़ा सेटअप है, ITBP का पूरा बॉर्डर में सेटअप है हमारा, और BRO का है, तो कई डिपार्टमेंट है, SSB का है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। हम सब लोगों को मिलके, सरकारी तंत्र को मिलके, लोकल गाँव वासियों को मिलके, हम लोग जो एक तरीके से जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को सब मिलके अपने क्षेत्र की जो है विकास के साथ साथ इन जो कमियां हैं उन पर फोकस करना बहुत आवश्यक है। मैम, आपका पंचसूल पल्स में अपना कीमती समय देने के लिए और यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपका ये सफ़र है, पहले पुलिस सेवा में आपने सेवा की, उसके बाद आप गांव की सेवा कर रहे हैं, तो ये जो सेवा है ये हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगी। और आशा करूँ कि आपके नेतृत्व में ये जो गुंजी घाटी है, व्यास घाटी है, ये तरक्की के और विकास की नई नई ऊंचाइयों को छुएगी। और इसी के साथ साथ अब आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे आप किसी और किसी चीज़ के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद ऋषि, आपने मेरे को मौका दिया, थैंक यू सो मच। और कभी भी मेरे लायक कोई सेवा होगा तो बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।